तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों सेनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है क्लास 12 वालों के लिए है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपने भाग 3 को, भाग 2 को, भाग 1 को पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे के भाग को। ठीक है, जो कि आपका भाग 4 होगा। चलिए आइए भाग 4 को हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 12 वालों के लिए है। तो जो आज का जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और वो आपकी हेडिंग आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स एंड, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियस। ठीक है, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम्स। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो बीजांड के परिवर्धन की बात किया, किसकी बात किया है, बीजांड के परिवर्धन की बात किया है। तो इन चीज़ों को समझते हैं, बीजांड के परिवर्धन को। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, ओव्यूल एंड मेगा स्पोरेंजियंस। ठीक है, स्पोरेंजेंसिस, इसको बोलते हैं बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि मैंने इस प्रकार से आपको बनाया है कि किस प्रकार से ओव्यूल्स का निर्माण होता है, किस प्रकार से बीजांड का परिवर्धन होता है, किस प्रकार से डेवलपमेंट करता है। ये मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है। ठीक है, जो कि आपको बनाने कम से कम 8 फिगर हैं। तो टोटल 8 मतलब 5 ऊपर हैं और आपको जो है 5 नीचे मिलेंगे। टोटल 10 फिगर आपको मिलेंगे, जो कि आपको ऐसे करके क्रम वाइज आपको बनाने भी हैं। ठीक है, आपको इस तरह से चलना है, ऐसे करके हुए बनाते हुए आ जाना है। देखिए क्लियर हो गया, समझाते हैं। एक जो है क्या लेते हैं, एक बीजांड लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बीजांड लेते हैं। उस बीजांड में हम क्या देखते हैं, किसी पुष्प का बीजांड देखते हैं, उसके पुष्प के जो बीजांड होते हैं उसके अंदर जो भ्रूणपोष होता है, क्या होता है मेरे रसगुल्लों, भ्रूणपोष जो होता है, उसी भ्रूणपोष में क्या होता है, याद रखिएगा, यानी कि बीजांड की अगर हम बात करें तो बीजांड में मतलब पुष्प के बीजांड में जो होगा मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, मृदुतक कोशिकाएं भरी होती हैं। उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं भरी होती हैं, तो मृदुतक कोशिकाएं, जो हरे कलर से आप देख रहे हैं, ये मृदुतक कोशिकाएं भरी होती हैं। यही मृदुतक कोशिकाएं कि जो बाहरी वाला हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, बीजांडकाय बोलते हैं। यानी कि बीजांडकाय के अंदर, बीजांडकाय मतलब क्या होता है, शरीर, तो बीजांडकाय के अंदर मृदुतक कोशिकाएं भरी होती हैं, जो एक किनारे पर क्या होती हैं, बड़ी होकर के, जो किनारे पर बड़ी होकर के परपशु कोशिका का निर्माण करती हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्किस, ठीक है, स्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं, आर्किस स्पोरियल सेल, जिसको बोलते हैं परपशु, ठीक है, परपशु कोशिका। क्या बोलते हैं, परपशु, क्या बोलते हैं उसको, परपशु कोशिका। ठीक है, जब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक परपशु कोशिका का निर्माण करती हैं कौन, मृदुतक कोशिकाएं। मृदुतक कोशिकाएं डेवलपमेंट करके क्या करती हैं, परपशु कोशिका का निर्माण करती हैं। इसी परपशु कोशिका में, इसी परपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं। समसूत्री विभाजन करके ये 2 परपशु कोशिका बना लेती है। तो इसमें से जो पहली परपशु कोशिका होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलते हैं। इस प्राथमिक कोशिका भित्ति से ये पहला वाला जो ऊपर वाला होगा वो प्राथमिक भित्ति कोशिका होगा, और जो नीचे वाला होगा क्या, प्राइमरी, ठीक है, स्पोरेंजियस सेल। प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राथमिक बीजाणु जनन बोलते हैं। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करते हैं। फिर इसी कोशिका में जब डेवलपमेंट होता है
तो ध्यान रखिएगा, ये प्राथमिक कोशिकाएं जो होती हैं, इन प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के द्वारा ये क्या बनता है, जिसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गुरु बीजाणु मात्र, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगा तो इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री डिवीजन होता है। जब अर्धसूत्री डिवीजन होगा, जिसको क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो ये क्या बनाएगा, ये एक कोशिका से प्राइमरी पैराइटल सेल जो होते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, कौन सी, प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होती है, ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लों, प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या करती है, 1 से 4 बन जाती है। कितने बन जाती है, 4। तो 2 2 4। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये क्या होते हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो प्राथमिक कोशिका भित्ति जब 4 बनती है तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली जो कोशिका होती है इसी को बोलते हैं प्राथमिक पैराइटल सेल, यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक होता है ये वाला, इसको छोड़ करके ये तीनों कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ये तीनों कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु 3 नष्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ एक ही गुरु बीजाणु रह जाता है, ये वाला क्या हो जाता है, एक ही गुरु बीजाणु रह जाता है, बाकी तीनों गुरु बीजाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और फिर इन्हीं गुरु बीजाणु में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन होता है। जब माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा इनमें, उसके बाद क्या बनेगा, जब इनमें समसूत्री विभाजन होता है उसके बाद इसी वाले में होगा समसूत्री विभाजन। अब इसमें नहीं होगा, इस वाले में होगा, गुरु बीजाणु में। ठीक है, गुरु बीजाणु वाले में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होने के बाद ये 2 कोशिकाओं में टूट जाती हैं और ये अपने क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। मतलब एक ध्रुव की तरफ चली जाती हैं, दोनों अपने अपने क्या होते हैं, एक ध्रुव की तरफ, यानी एक चलाजा की तरफ चली जाती हैं, एक किस तरफ आ जाते हैं, बीजांड द्वार की तरफ चली जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, यानी कि जब इनमें समसूत्री विभाजन होता है तो ये क्या बनाते हैं, 2 ध्रुव बनाते हैं। मतलब समसूत्री कई बार होता है, समसूत्री की प्रक्रिया कई बार ये होता है, उसके बाद बनता है। फिर उसके बाद ये समसूत्री विभाजन जब करेंगे तो ये 2 से क्या बनाएंगे, 4 ध्रुव पोलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 ध्रुव कोशिकाओं का निर्माण फिर से करेंगे जब इनमें समसूत्री विभाजन होगा। उसके बाद फिर समसूत्री विभाजन होगा, जब समसूत्री विभाजन फिर से होगा तो ये 4 से क्या बनाएंगे, 8 बनाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, 8 केंद्रक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, 8 केंद्रक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, 8 केंद्रक कहलाएंगे। उसके बाद इन्हीं 8 केंद्रकों में क्या होगा, ये 2 केंद्रक यहाँ से, एक केंद्रक यहाँ से आएगा, एक केंद्रक यहाँ से आएगा, एक केंद्रक यहाँ से, एक केंद्रक यहाँ से, दोनों केंद्रक आकर के यहाँ पर मिलेंगे और बाकी तीनों जाकर के ऊपर चिपक जाएंगे। एक इधर चलाएगा इस ध्रुव पर, एक उस ध्रुव पर चलाएगा, एक नीचे वाले ध्रुव पर चलाएगा। आप देख पा रहे हैं सेम कंडीशन वैसे बना है, 1 2 3 इधर आ गया, बाकी इसमें से एक निकल करके यहाँ गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर चला आया एक। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 3 2 5 5 3 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 ये तुम्हारे क्या होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 8 जब तुम्हारे ये बनेंगे तो इसको हम बोलेंगे 8 केंद्रकीय। क्या बोलते हैं, 8 केंद्रकीय, 1 2 3 4 5 6 7, इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों ध्रुव आपस में मिल करके, जब इनमें से एक एक केंद्रक निकल करके क्या बनाएंगे, ध्रुवीय केंद्रक बनाएंगे। जब ये ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलेंगे, आपस में मिल जाएंगे, एकदम पूर्ण रूप से मिल जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, द्वितीयक केंद्रक बना लेंगे। तभी जब द्वितीयक केंद्रक बनाएंगे तो ये बन जाएगा एक ही केंद्रक केवल बनेगा। क्या बनेगा, एक ही केंद्रक बनेगा। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोशिकीय हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 कोशिकीय वाले बीजांड बन जाते हैं और 8 केंद्रकीय वाले भी बीजांड बनते हैं। तब आपसे पूछा जाएगा कि इसके जो परिवर्धन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो 8 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय ये वाले बनते हैं। यानी
आप इसमें लिखेंगे क्या, इस तरह से फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको लिखना है, ठीक है। लिखना क्या है, बीजांड तथा भ्रूण कोश की परिवर्धन, बीजांड तथा भ्रूण कोश की परिवर्धन की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आगे लिखेंगे, बीजांड के अंदर बीजांड काय में उपस्थित, बीजांड के अंदर, ये देख रहे हैं ना, बीजांड है, बीजांड के अंदर, बीजांड काय के अंदर उपस्थित, बीजांड काय के अंदर उपस्थित मृदुतक कोशिकाएं, मृदुतक कोशिकाएं, जिसको क्या बोलते हैं, मृदुतक कोशिकाओं में से, मृदुतक कोशिकाओं में से एक कोशिका आकार में बड़ी होकर, एक कोशिका आकार में बड़ी होकर परपशु कोशिका का निर्माण करती है। एक कोशिका आकार में बड़ी होकर परपशु कोशिका का निर्माण करती है, लेकिन कोशिका द्रव्य बड़ा हो जाता है, जिससे केंद्रक यहाँ क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब ये कोशिका द्रव्य जो है बड़ा होगा तो केंद्रक क्या होगा, स्पष्ट रूप से इसका दिखाई देने लगता है। तो केंद्रक रूपी स्पष्ट जब दिखाई देने लगता है तो जिसे हम क्या कहते हैं, परपशु कोशिका कहते हैं। इसी की बात हो रही, आर्की, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल, परपशु कोशिका बन जाते हैं। परपशु कोशिका की जो केंद्रक होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सब में ये इतना हो गया, इतना आपने लिख लिया। आगे क्या लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखेंगे कि परपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। परपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन मतलब इसी परपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे, ठीक है, जिससे बाहर की तरफ एक एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा भीतर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका, बाहर की तरफ प्राथमिक भित्तीय कोशिका और अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका कई सारे समसूत्री विभाजन करती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका कई सारे समसूत्री विभाजन करती है, जैसे आप देख रहे हैं ये और आगे भी, ठीक है। जब ये कई सारी समसूत्री विभाजन करती है तो यह बिना विभाजन के, मतलब आप लिखेंगे फिर से कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका कई सारे समसूत्री विभाजन द्वारा कई सारे, ठीक है, समसूत्री विभाजन द्वारा कई कोशिकाओं का समूह बना लेती है, कई कोशिकाओं का समूह बना लेती है, ठीक है। आगे लिखेंगे समूह बना लेती है और कभी कभी यह बिना विभाजन के ही, और कभी कभी यह बिना विभाजन के ही, ठीक है, मतलब बिना विभाजन किए ही रह जाती है। तो जब बिना विभाजन किए रह जाती है तो हम क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं, बिना विभाजन किए रह जाती है। तो बीजाणु जनन कोशिका बिना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, क्या बोलते हैं, बिना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है, बिना गुरु बीजाणु जनन कोशिका में की तरह कार्य करने लगता। मतलब इसके कहने मतलब क्या है कि बीजाणु जनन जो होगा, बीजाणु जनन कोशिका बिना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के, बिना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के, बिना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के, बिना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, ठीक, कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। जब ये कार्य करने लगेगा तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। मतलब इसी गुरु बीजाणु जनन में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा तब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे ये चार आगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं।
तो 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर रही है। एक से कितने बन रहे हैं? 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसमें से 3 ठीक है गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु जो निभाग की तरफ मादा युग्मकोद्भिद में भी विकसित रहता है और एक बीजाणु क्या होता है जो मादा युग्मकोद्भिद की तरफ क्या होता है? विकसित होता है। ठीक है, अब इतना हो गया। जब विकसित होगा उसके बाद आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद तथा भ्रूणकोश का परिवर्धन। मादा युग्मकोद्भिद तथा भ्रूणकोश का परिवर्धन। अब इधर देखते हैं, इधर आ जाते हैं कौन कौन सी चीज़ें होंगी। अब लिखना है उसमें क्या है कि जब ये गुरु बीजाणु क्रियाशील होते हैं, तो यानी कि क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका में, मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका, ठीक है, कोशिका में यह गुरु बीजाणु वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। वृद्धि करके बीजांडकाय, ठीक है, बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है। जब ये वृद्धि करेगा तो इसका बीजांड का अधिकांश भाग क्या कर लेगा? घेर लेगा। जब अधिकांश भाग घेरेगा तो आगे क्या होगा? आगे लिखेंगे कि इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है। मतलब इसका जो केंद्रक है, जब इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है तो ये 2 केंद्रक में बढ़ जाते हैं। कितने केंद्रक में? 2 केंद्रक में बढ़ जाते हैं, जो दोनों केंद्रक विभाजन द्वारा, ठीक है, केंद्रक में विभाजित होकर के जब ये बढ़ते हैं तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पुनः यही केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा, पुनः यही केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं, जिन्हें हम 4 ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे फिर से इन्हीं चारों में समसूत्री विभाजन होगा। फिर से इन्हीं चारों में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे 8 केंद्रकीय वाले बनेंगे, जिससे बीजांड के अंदर 8 केंद्रकीय वाले बनेंगे। इसी 8 केंद्रकीय वाले में से एक केंद्रक ऊपर की तरफ से, ऊपर ध्रुव की तरफ से, एक केंद्रक नीचे ध्रुव की तरफ से निकल करके ऊपर, ठीक है, निकल करके बीच में चले जाते हैं। निकल करके बीच में यानी कि मध्य में चले जाते हैं और ये आपस में जब ये मध्य में आ जाते हैं तो इन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तथा जब ये दोनों केंद्रक आपस में मिलते हैं तो इन्हें हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और इसमें से जो 3 केंद्रक बचते हैं वो 3 ऊपर वाले ध्रुव पर चले जाते हैं और 3 क्या होते हैं? नीचे वाले ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। यानी कि 3 किधर चले जाते हैं? चलाजा की तरफ चले जाते हैं और 3 किधर चले जाते हैं? बीजांड द्वार की तरफ चले जाते हैं। जिसमें से ये टोटल कितनी कोशिकाएं बनाती है? 7 कोशिकाएं बना लेती हैं। यानी ये टोटल हो जाएंगे 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय वाले कहलाते हैं। इस तरीके से आपको इतना लिखना है, मैंने जितना आपको बता दिया। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल करके, ठीक है, द्वितीय केंद्रक बनाते हैं, जो कि मैंने लास्ट में आपको बता दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक, भ्रूणकोश के प्रकार। भ्रूणकोश के प्रकार, ये आप हेडिंग लगाएंगे, भ्रूणकोश के प्रकार। ठीक है, क्या हेडिंग लगाएंगे? भ्रूणकोश के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। ये आप हेडिंग लगाएंगे।
मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें। ठीक है, हमने आपको बताया टाइप ऑफ एम्ब्रियो शेक। क्या लिखना है? टाइप ऑफ एम्ब्रियो शेक, जिसको हम क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश के प्रकार। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश के प्रकार। अगर हम भ्रूण कोश के प्रकार की बात करें, किसकी बात करें मेरे शेर और शेरनियों? भ्रूण कोश के प्रकार की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के भ्रूण कोश इसमें होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो होगा उसको बोलते हैं मोनो, ठीक है, स्पोरिक एम्ब्रियो शेक। क्या बोलते हैं? मोनो स्पोरिक। क्या बोलते हैं? मोनो स्पोरिक एम्ब्रियो शेक। ठीक है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो शेक जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ध्यान देते हैं। पहला ये, ठीक है, ये आपकी हेडिंग टाइप पड़ जाएगी, तो इसमें आपको लिखना भी है। लिखना क्या है समझिएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब मोनोस्पोरिक जो होता है ये क्या होता है? इन भ्रूण कोश का विकास, ऐसे भ्रूण कोश का विकास केवल एक गुरु बीजाणु द्वारा होता है। मतलब इनमें केवल, ठीक है, एक गुरु बीजाणु, इनमें केवल एक गुरु बीजाणु द्वारा विकास होता है। ठीक है, इसका विकास कैसे होता है? एक ही गुरु बीजाणु से इसका विकास होता है। शेष 3 गुरु बीजाणु, ठीक है, विघटित हो जाते हैं। शेष 3 गुरु बीजाणु विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे पॉलिनियन प्रकार भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पॉलिनियन प्रकार। ठीक है, पॉलिनगो नॉन, ठीक है, पॉलिनगो प्रकार भी कहते हैं। ठीक है, यह 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो शेक कैसे होते हैं? तो 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय वाली ये संरचना होती है। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे अगर हम बात कर लें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दूसरे वाले की। तो दूसरा वाला क्या है? दूसरे वाले को बोलते हैं, ठीक है, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो शेक। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? बाइस्पोरिक एम्ब्रियो शेक। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो शेक, इसमें समझते हैं। ठीक है, इसके निर्माण में गुरु बीजाणु, इसके निर्माण में 2 गुरु बीजाणु भाग लेते हैं। इसके निर्माण में, इसके
निर्माण में 2 गुरु बीजाणु भाग लेते हैं, ठीक, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं तीसरा वाला को बोलते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। ये है तीसरा, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। अगर हम बात करें इसकी, तो इसका निर्माण 4 गुरु बीजाणुओं से होता है, 4 गुरु बीजाणु के केंद्रक से होता है। इसका निर्माण 4 गुरु बीजाणु के केंद्रक से होता है, ठीक है। ये रहा, मैंने आपको बता दिया भ्रूण कोश के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे परागण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? परागण के बारे में, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अगर समझ में नहीं आती हैं तो मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों, थोड़ा वीडियो पीछे करके अच्छे से समझने के प्रयास करिएगा और एक बार बुक अपनी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। हो सकता हो कि चीज़ें फिर बेहतरीन समझ में आने लगें। समझ में आया? और दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप यदि पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई के पर्पज से ही केवल बैठिए, अच्छे तरीके से बैठिए, ठीक है। नहीं पता लगे पढ़ने बैठे हो, बगल में बोतल वगैरह रखे हो, खाते भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो दिमाग में कहाँ घुसेगा? तो खाने में तुम्हारा दिमाग रहेगा, ठीक है। और जब खाने में दिमाग रहेगा तो पढ़ाई कहाँ होगी? कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? पॉलिनेशन। हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन यानी कि जो परागण होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन किसकी बात करेंगे? पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं परागण। अब ध्यान देना क्या है, ये भैया पॉलिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो IMP, ठीक है। या फिर आप लिख लीजिएगा IMP, आप जो भी लिख सकते हैं 2026, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। IMP का मतलब क्या है? मैया मोरे पेपरवा में आई। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि पॉलिनेशन की परिभाषा क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, ठीक है। यानी कि पॉलिनेशन कहते किसे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पॉलिनेशन यानी कि परागण का परिपक्वन एंथर से मिलकर होता है। कहाँ से होता है? एंथर से निकलकर, ठीक है, फीमेल फ्लावर से होता है। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि पॉलन ग्रेन, किसका? पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण का परिपक्वन, पॉलन ग्रेन इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन का परिपक्वन, ठीक है। पॉलन ग्रेन का परिपक्वन एंथर से, एंथर मतलब परागकोश, एंथर मतलब परागकोश, ठीक है। एंथर से निकलकर फीमेल फ्लावर के, फीमेल
फ्लावर के, ठीक है, मादा पुष्प के कहाँ तक, स्टिग्मा तक, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र, ठीक है, स्टिग्मा पर पहुंचना, स्टिग्मा पर पहुंचना, स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीका एक और बता देता हूं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। देखिए, आप ऐसे भी लिख लीजिएगा कि परागकोश से परागकण का निकल करके, परागकोश से परागकण का निकल करके किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ठीक है, परागण कहलाता है। समझ में आया? इतनी चीज़ें आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान क्या देना है कि इसके प्रकार की बात कर लेते हैं, परागण के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो परागण के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, परागण के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। परागण में अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परागण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब ध्यान क्या देना है, सबसे पहली चीज़ तो ये 2 टाइप्स तो होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स यानी कि 2 प्रकार तो होते हैं। पहला कौन सा होगा? स्वपरागण। पहला कौन सा होगा? स्वपरागण। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? परपरागण। दूसरा कौन सा होगा? परपरागण। ठीक है, पहला दूसरा मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा? परपरागण को क्या बोलते हैं? परपरागण को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, मैंने इतना आपको बता दिया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। अब समझते हैं स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हम स्वपरागण के बारे में जानेंगे। मतलब जब किसी पुष्प के परागकण निकल करके उसी पुष्प पर, ठीक है, या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे पुष्प उभयलिंगी, ठीक है, होते हैं। ऐसे पुष्प उभयलिंगी कहलाते हैं। मतलब एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। स्वपरागण हम लोग इस वाले में स्वपरागण ही पढ़ेंगे, परपरागण बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्वपरागण मैंने आपको क्या बताया? हमने आपको कहा कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र
पर पहुंचते हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब समझाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे पुष्प को तो ऐसे पुष्प को उभयलिंगी ठीक है पुष्प कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब समझिएगा। यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक बना देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक ये पौधा है, ठीक है। अब इसी पौधे पर ठीक है, इसी पौधे पर कोई दो पुष्प, मान लेते हैं कोई एक पुष्प लगा है, एक इधर लगा है, ठीक है। और कोई इधर लगा है। कोई दो पुष्प लगे हैं। समझना, अगर यहां से ये परागकण है, ये परागकोश होता है, परागकोश है। इसी परागकोश में क्या होंगे? परागकण होंगे। क्या होंगे? परागकण होंगे। और वो जो परागकण होते हैं ये इसी में से निकल करके क्या आएंगे? उसी पौधे के किसी पुष्प के, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर यदि जा करके रुक जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं क्या चीज़? परागकण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? परागकण यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, ये जहाँ पे आ रहे हैं इसकी ये कौन सी स्थिति है? तो जहाँ पे ये आए हैं, ठीक है, इस वाले अंग को पुष्प का क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, जो कि मादा वाला भाग होता है। तो यहाँ से निकल करके परागकण अगर यहाँ आ जाते हैं तो इसी को बोलते हैं स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं स्वपरागण। तो स्वपरागण ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के स्वपरागण होते हैं। चलिए आइए देखते हैं दो प्रकार के स्वपरागण को। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भी पर परागण हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, पर परागण हम लोग एक हेडिंग में पढ़ेंगे ज़बरदस्त। ठीक है, स्वपरागण क्योंकि देखिए छोटा सा है तो छोटा सा हम इसको निपटा देते हैं, और पर परागण थोड़ा लॉन्ग है इसलिए उसको अभी इसमें छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया कि
जो परपरागण होगा, सॉरी जो स्वपरागण होगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। स्वपरागण जो होते हैं ये मैंने आपको बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक ये रहा, दूसरा आपका ये रहा। तो जो पहला प्रकार आपका होगा उसे बोलेंगे स्वयुग्मन। क्या बोलेंगे? स्वयुग्मन। क्या बोलेंगे? स्वयुग्मन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वयुग्मन। ठीक है, इसको बोल दे ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा जो होगा वो होगा, ध्यान रखिएगा, उसे हम बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको? दूसरा, हाँ, सजात पुष्पीय परागण। क्या बोलेंगे? सजात पुष्पीय परागण। क्या बोलेंगे? सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण। ठीक है, इसको बोलेंगे गेटेनोगेमी। ये हो गया। अब समझते हैं इसके जो होंगे स्वयुग्मन के भी कई प्रकार होते हैं। स्वयुग्मन के भी 3 प्रकार होते हैं। स्वयुग्मन के भी 3 प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्वयुग्मन जो होता है ये भी 3 प्रकार की चीज़ों को रखता है। 3 चीज़ों को स्वयुग्मन कितनी चीज़ों को रखता है? 3 चीज़ों का, यानी कि ये भी 3 टाइप्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप्स आएगा वो कौन सा आएगा? जो 3 प्रकार का रखेगा, सबसे पहला जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, जो पहला आएगा उसको बोलते हैं समकाल परिपक्व। ठीक है, एक ऐसे इसमें आ जाएंगे जिसको बोलते हैं समय में परिपक्वन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? समय में परिपक्व, मतलब कुछ समय में क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाते हैं, ये होगा। उसके बाद क्या होगा? कुछ ऐसे होंगे जिसको बोलेंगे समकाल परिपक्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकाल। क्या बोलते हैं? समकाल। ठीक है, समकाल परिपक्वन। क्या बोलते हैं? समकाल परिपक्वन या फिर पक्वता कह लीजिए। ठीक है, ये हो गया पहला। अगर हम दूसरे की बात करें तो उसको बोलते हैं कलिका परागण। क्या बोलते हैं? कलिका परागण। क्या बोलेंगे? कलिका परागण, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, बड पॉलिनेशन। तीसरा क्या होगा? तो तीसरा याद रखिएगा, तीसरा आपका होगा, ठीक है, निमीलिता। क्या होगा? निमीलिता। निमीलिता है ना? ठीक है, वहाँ पे बड़ा एक मंत्र रहेगा निमीलिता। क्या होता है? निमीलिता, जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैस्टोगेमी। निमीलिता, ये 3 प्रकार के इसके हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो आप लिखे हैं स्वयुग्मन, ठीक है, इसको हेडिंग डालेंगे स्वयुग्मन, यानी इसमें लिखेंगे स्वयुग्मन में यदि एक पुष्प के परागकण, यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, यदि एक पुष्प के परागकण, ठीक है, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। मतलब जैसे यदि ये कोई पौधा है, इसमें कोई पुष्प है, इसमें मान लेते हैं कोई पुष्प है,
ठीक है, कह रहा है कि यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, मतलब ये भैया इसी से परागकण निकल करके इसी के वर्तिकाग्र पर अगर चले जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे स्वयुग्मन बोलेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे, स्वयुग्मन। समझ में आया इतनी बात? अब समझते हैं कि हमने बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार आप क्या लिखेंगे? समकाल परिपक्वता। क्या लिखेंगे हेडिंग में? समकाल परिपक्वता लिखेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वर्तिकाग्र और परागकोश एक ही समय में परिपक्व होते हैं, जिसमें वर्तिकाग्र और परागकोश एक ही समय में क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे पुष्प जिनके वर्तिकाग्र और परागकोश एक ही टाइम पे, मतलब ये वर्तिकाग्र है, ये परागकोश है, जिनके परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही टाइम पे, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, और ये परागकोश है, परागकोश। ठीक है, जिनके परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही टाइम पे क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? समकाल परिपक्वता कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसमें, जैसे गुलाबांस और पीली कटेली, जैसे गुलाबांस और पीली कंटेली। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगला हेडिंग लगाएंगे आप कलिका परागण। कलिका परागण, तो कलिका परागण में आप लिखेंगे जिसको बोलते हैं बड पॉलिनेशन, BUD, बड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ऊपर लिखा हमने, ठीक है। लिखेंगे अब कि जब परागण की प्रक्रिया ठीक है कलिका अवस्था में हो, जब परागण की प्रक्रिया, जब ये छोटे छोटे होते हैं भैया, जब पुष्प क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। जब परागण की प्रक्रिया कली अवस्था में हो, ठीक है, तो उसे, ठीक है, तो उससे पहले परागण हो जाता है, तो उससे पहले परागण हो जाता है। मतलब जब हई पुष्प भैया जब ये कली अवस्था में रही तो ओकरे पहले का हो जाई? परागण हो जाई। जब परागण ओकरे पहले हो जाई तो उसे हम क्या कहेंगे? कलिका परागण कहते हैं। जैसे मटर, टमाटर, गेहूँ, तंबाकू, मटर, टमाटर, गेहूँ, तंबाकू। समझ में आ गई इतनी बात? इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आएंगे कलिका परागण में? मटर, टमाटर, गेहूँ, तंबाकू। इसमें कौन कौन आएंगे? तो इसमें आएगा गुलाबांस और पीली कटीली। अब आ जाते हैं, हेडिंग लगाएंगे आप निमीलिता। क्या लिखेंगे? निमीलिता। ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। निमीलिता, देखिए पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से पुष्प है जो खिलते ही नहीं, तो इसमें लिखिएगा इस प्रकार के पुष्प कभी नहीं खिलते हैं। इस प्रकार के पुष्प कभी नहीं खिलते, मतलब निमीलिता का जो पुष्प होता है वो कभी नहीं खिलता। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पुष्प है जो कभी नहीं खिलता, तो उसे हम क्या कहते हैं, या फिर पूछ लिया जाएगा कुछ पुष्प का नाम बताइए। तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा, जैसे खट्टी बूटी, जैसे खट्टी बूटी, मूंगफली, ठीक है, गोमैनीना। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। हमने क्या बताया? इस वाले का एग्जाम्पल जो होगा खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, और क्या होगा? मूंगफली, और क्या होगा? कोमेलीना, कोमेलीना। कलिका परागण में क्या था? मटर, टमाटर, गेहूँ, तंबाकू, ठीक है। और समकाल परिपक्वता में क्या था? गुलाबांस, गुलाबांस, और क्या था? पीली कटीली। ये मैंने क्या बताया? एग्जाम्पल बताया, ठीक है। अब क्या करेंगे?
दूसरी हेडिंग लगाएंगे बीच बीच समझा, ठीक है, सजात पुष्पीय परागण, सजात पुष्पीय परागण। और इसमें लिखेंगे कि जब किसी ठीक है, जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे समजातीय पुष्प परागण कहते हैं। मतलब समझाते हैं आपको कि जैसे एक कोई पौधा हम बना लेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पौधा एक हमने बनाया, ठीक है। अगर इसी पौधे के कोई एक और एकदम सेम शक्ल का और एक पौधा है, मतलब समझते हैं, जैसे एक अरहर का पौधा है तो एक अरहर का पौधा दूसरे अरहर का पौधा पे, अगर उस अरहर के पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके दूसरे अरहर के पौधे पर, ठीक है, दूसरे अरहर के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, सजात पुष्पीय परागण कहेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। जैसे मक्का यानी कि अधिकतर एक लिंगी पादप में, जैसे मक्का एक लिंगी पादप और द्विलिंगी पादप, एक लिंगी पादप और द्विलिंगी पादप। तो इसमें आप फिगर भी बना लीजिएगा, मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं इसे केवल समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी इसमें कुछ डिजाइन वगैरह नहीं करना है, समझ रहे हो, केवल समझना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मैंने इस तरीके से बनाया, अब समझिएगा। अगर इसी के परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, इसी का परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर यदि आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। अगर किसी का परागण निकल करके उसी के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं उसी पौधे के, तो उसे हम कहेंगे स्वपरागण। क्या कहेंगे, स्वपरागण। मतलब अगर इसका निकल करके इसमें भी चलाएगा तब भी हम स्वपरागण बोलेंगे, तभी हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण ही उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्वपरागण बोलेंगे। लेकिन ये तो होता है वर्तिकाग्र, और ये होता है परागकोश, जिसमें क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। अब इसी के जो परागकण होंगे जब निकलेंगे, ठीक है, जब ये निकल करके आएंगे तो ध्यान रखिएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। क्या बोलेंगे, स्वपरागण बोलेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, जब ये स्वपरागण होगा, लेकिन अगर इसी का जो परागकण इसमें से निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर आता है, मतलब सेम जाति के हो, अगर ई अरहर का तो ई हो अरहर का होगा चाहिए भैया, ठीक है, अगर ई मटर का तो ई मटर का होगा चाहिए। तो अगर ऐसे होता है इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसी को बोलेंगे सजात या फिर सजातीय, ठीक है, पुष्पीय
परागण। क्या बोलेंगे? सजातीय पुष्पीय परागण। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर ये लाल गुलाब है, ये तुम्हारा क्या है? सफ़ेद गुलाब है। अगर ये तो है तो दोनों एक ही प्रजाति के ना, गुलाब ही दोनों हैं, दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और आप लिखे भी होंगे। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे कि स्वपरागण के लाभ। क्या लिखेंगे? स्वपरागण के लाभ हेडिंग लगाएंगे, उसमें लिखेंगे। देखिए, लाभ में कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, उसमें मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन बता देता हूँ लाभ आपको लिखना क्या है। तो पॉइंट वाइज करके लिखना। पॉइंट वाइज में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे लाभ में? कि इन्हें किसी अन्य माध्यम पर निर्भर नहीं होना पड़ता। इन्हें किसी अन्य माध्यम पर निर्भर नहीं होना पड़ता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इनके पुष्पों का रंग गंध मकरंद दार है लास्ट में, मकरंद आदि के निर्माण में ऊर्जा का व्यय नहीं होता। मतलब ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। ह्रास मतलब होता खर्च। तीसरा लिखेंगे आप कि स्वपरागण हेतु पौधों को बहुत अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे लिखेंगे कि स्वपरागण निश्चित होता है। स्वपरागण निश्चित रूप से ये होता है। अगली पॉइंट लिखेंगे कि स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। अर्थात इनके पैतृक पीढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं होता। लाभ और हानि दोनों पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लगाएंगे हानि। ठीक है, स्वपरागण के हानि। तो हानि में लिखेंगे पॉइंट वन क्या लिखेंगे? इनसे बनने वाले बीज हल्के, छोटे व दुर्बल होते हैं। बहुत छोटे छोटे होंगे और दुर्बल मतलब कमज़ोर होंगे। ठीक है, और हल्के होंगे, पतंग की तरह उड़ जाएंगे भैया। ठीक है, इस तरह से होंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? इनके बीज से उत्पन्न पौधे कमज़ोर होंगे, एकदम लूल की तरह। अच्छे, ठीक है, कैसे होंगे? कमज़ोर होंगे एकदम। जैसे आप लोग कभी ना पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, ऐसे एकदम हो जाता है लूल की तरह। ठीक है, तो वही है, लूल की तरह ऐसे हो जाओगे। अगला तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इनकी प्रतिरोध क्षमता जो होती है, मतलब जो सहने की क्षमता होती है, क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे स्वपरागण से पौधों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। स्वपरागण से पौधों से पौधों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे कि इनसे नई जातियों का विकास नहीं होता। तो ये रहा स्वपरागण। और स्वपरागण के बारे में लाभ हानि, मैंने स्वपरागण पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अब पढ़ेंगे हम लोग परपरागण, तो वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका और हमारा और जिस बच्चे के पास आप भेजें उसका भी भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।